नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता निखिल पितले से। निखिल पितले एक जाने माने अभिनेता हैं और अभी हाल ही में इन्होंने कुछ साल पहले अपने अभिनय की सफर शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी खासी एक पहचान बनाई है। निखिल ने फिल्म गालिब में मुख्य भूमिका निभाई है, तो फिल्म दीनदयाल एक युग पुरुष में दीनदयाल जी के युवा उनके समय का पात्र किया है, अभिनय किया है, जब दीनदयाल उपाध्याय के युवा थे। और टीवी सीरियल कहानी वीर क्रांतिकारियों में भी अदाकारी की है। इसमें भगत सिंह की भूमिका निभाई है निखिल पितले ने। तो धारावाहिक मेरे मन की कस्तूरी में भी निखिल ने एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से इनको पहला ब्रेक मिला और किस तरह से लगातार इनका सफर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब तक आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान निखिल पितले को, और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता निखिल पितले। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद भगीरथ जी, भगीरथ जी, कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। निखिल जी, आपने बहुत सारे अभिनय किए हैं, जो फिल्में की हैं उसमें कुछ फिल्में ऐसी जिसमें आपने भारत के जो महापुरुष है उनका किरदार निभाया है। भगत सिंह आप बने हैं, दीनदयाल उपाध्याय आप बने हैं, जब वो युवा थे तो आपने उनका किरदार निभाया है। तो आज 2 अक्टूबर भी है, महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि जो आपने जो बहुत सारे किरदार निभाए हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों से जुड़े हुए किरदार हैं और आप कहीं ना कहीं उनको आत्मसात भी करते होंगे। तो आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो आप क्या सोचते हैं उनको लेकर? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे, हम आपके अभिनय के बारे में बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरी स्वदेश न्यूज टीम का और आपके दर्शकों का कि मुझ जैसे उभरते हुए कलाकार को आपने अपने चैनल पर मौका दिया। और जैसे कि आपने पूछा कि क्रांतिकारियों के कैरेक्टर्स मुझे शुरू में मिले। हर एक्टर अपनी शुरुआत किसी रोमांटिक रोल से या किसी सिक्स पैक बॉडी वाले रोल से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन मैं दरअसल ऐसा कभी नहीं चाहता था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट से जब पास आउट किया था तभी हमको एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि जिसमें हम ऐसे चाहते थे कि कोई हार्ड हिटिंग कैरेक्टर्स हमें मिले जी। जिसमें कुछ करने के लिए हो। और मेरे लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती कि मुझे देश के बड़े बड़े वीर क्रांतिकारियों को प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है उनको प्रस्तुत करने का। और जैसे अभी मेरी अगली फिल्म है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, गालिब, बिल्कुल उसमें भी क्रांतिकारी तो नहीं है लेकिन एक देशभक्त कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो जिससे वही करते, जब आपने भगत सिंह की भूमिका आपने निभाई है तो आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, आपने उनको जाना होगा और आपने उनको महसूस भी किया होगा। और आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो महात्मा गांधी जी भी एक हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे इस, लेकिन वो अहिंसा के, उनका जो एक एक बहुत बड़ा उनका अस्त्र था वो था अहिंसा था, और अहिंसा के दम पर वो अंग्रेज़ों को इस भारत से भगाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हुए। तो आप कैसे देखते हैं, जब आप भगत सिंह को आपने उनका किरदार निभाया, महात्मा गांधी जी भी एक हमारे जो आज़ादी मिली उसके बहुत बड़े उसमें शामिल थे, पुरोधा थे वो, तो आप किस तरह से देखते हैं आज के उनके जन्मदिन है, कुछ आप उनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा? जी बिल्कुल। जी, बापू के बारे में तो कौन नहीं जानता। बचपन से लेकर अभी तक महात्मा गांधी जी के बारे में सबको आदर है, सम्मान है और उनके बारे में बच्चा बच्चा घरों घर में जानता है। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उन्हीं के जन्मदिन के दिन मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन क्रांतिकारियों में भी दो विचारधाराएं थी, जैसे कि हम सबको पता है, एक नरम दल, एक गरम दल, और एक नॉन वायलेंट से। यस। तो मैं गांधी जी की विचारधारा से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, क्योंकि हर बार आपका जो एनिमी होता है, आपका जो दुश्मन होता है, जैसे उस वक्त अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, तो उनको दोनों हथकंडे अपनाए हमने, तब जाके हमको आजादी मिली है। इसीलिए दोनों क्रांतिकारियों का उतना ही योगदान हमें मानना चाहिए, गर्म दल वाले भी और नरम दल वाले भी। तो बिल्कुल लकीली कैरेक्टर जैसे मिले, भगत सिंह जी जैसे कैरेक्टर्स मिले जिसमें 21-22 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए। और उससे पहले भी काफी क्रांतिकारियों की मुझे ऑफर हुई थी। मैं खुदीराम बोस हूँ, एक फिल्म थी जो इंडिया यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है, कोलकाता से जी। तो वो फिल्म भी मुझे मिली थी, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म में मैं रोल कर नहीं पाया। लेकिन मैं हमेशा, मेरे मन में एक हलचल मची रहती थी कि कभी ना कभी मुझे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर कैरेक्टर्स के बारे में मिले। तो ये जो कहानी वीर क्रांतिकारियों का जो सीरियल था डीडी के ऊपर जो आया, उसमें मुझे भगत सिंह जी का किरदार निभाने का मौका मिला। फिर अभी अगले महीने मेरी फिल्म आने वाली है, दीनदयाल एक युग पुरुष, जिसमें मैं दीनदयाल जी का ही
यंगर पोर्शन का किरदार निभा रहा हूँ। तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, फिर संघ, और कैसे उनकी जर्नी रही, वो तो खैर जब फिल्म आएगी तो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा चलिए, हम तो अब शुरुआत की हम बात करते हैं, क्योंकि जब आपने इस एक्टिंग की फील्ड में गए तो जब भी आपकी उम्र बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा आप बड़े नहीं थे, तो आपको कितने उम्र से आपने डिसाइड कर लिया था, स्कूल में थे आप, कब आपने डिसाइड कर लिया था, कैसे डिसाइड किया था आपने कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, वो मुझे एक्टर बनना चाहिए? और जैसा कि मुझे पता चला है कि आप इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहे थे और आप तीसरे साल तक आप चले गए थे और आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर अचानक आप बीच में छोड़कर आप इस एक्टिंग की दुनिया में गए, तो कब से आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है? कितने कितने समय से, कौन सी क्लास में थे उस वक्त आप? थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली जब हम बच्चे थे और स्कूल की उम्र से, 5th-6th स्टैंडर्ड से ही घर से काफी प्रोत्साहन मिलता था कि डांस में हिस्सा लो, अगर स्कूल की गैदरिंग्स है, एनुअल डे फंक्शंस जो होते हैं उसमें हिस्सा लो। और मुझे खुद एक्चुअली जब हम बच्चे होते तो हमें खुद पता नहीं होता कि अपनी कैपेबिलिटीज क्या हो सकती है या हम किन चीजों के काबिल ही हैं। लेकिन घर वालों का एक काफी अच्छा सपोर्ट रहा और फिर मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलता रहा कि नहीं, मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, मुझे आगे खड़े रहने का मौका मिलता था स्कूल की गैदरिंग्स में। फिर बाद में इंटर स्कूल कॉलेजेस में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना, फिर उसमें जीतना। स्कूल में स्पोर्ट्स और कल्चरल फंक्शन होते थे, उसमें भी हमेशा जीतता था, तो उस वजह से घर वालों को काफी लगता था कि पढ़ाई के अलावा भी ये कुछ करेगा। और पढ़ाई में आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट, 70-75% मार्क्स मेरे हमेशा से आते रहे। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक्टिंग का कीड़ा कब से आया, तो मुझे जहां तक याद है मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करते समय वहां पर भी मेरा डांस और ड्रामा, वो सारी चीजें मैं काफी ज्यादा एक्टिव था। एक सेमेस्टर के बाद में घर पे आया और घर पे मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ाई है। और अच्छा ये बताइए, आप इंजीनियरिंग को आप एंजॉय नहीं कर रहे थे, तो इतने अच्छे परसेंटेज कहाँ से रहे थे, 75, 76? सर पढ़ाई में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे कोशिश करनी चाहिए थी मैं करता नहीं था, लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्टूडेंट में हमेशा से रहा था। ओके, तो मतलब सोचिए कि आप बिना मन के पढ़ाई करके आप 75-76% ला रहे थे। अगर हम मन से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो गजब हो जाता, फिर तो 90 के आसपास नंबर आ रहे होते आपके। पता नहीं सर, हो सकता है क्योंकि मेरे पापा बहुत स्कॉलर थे जी। मेरे पापा हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड, मेरा छोटा भाई भी ऐसा ही है, तो मैं हमारी फैमिली में उतना पढ़ाई में ध्यान देने वाला इंसान नहीं था। तो एक सेमेस्टर में घर अच्छा, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे 4th के बाद से मेरे कभी 70 के ऊपर परसेंट आए नहीं, हमेशा 60-62 आए। और मैं मन लगा के भी पढ़ता था, तब भी मेरे 65-67 ही आते थे मेरे। और आपने कहा कि आप हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और आपका मन नहीं था पढ़ाई में, लेकिन तब भी आपके 75-76% आ रहे, तो मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो और एक होता है कि एक हमारी एवरेज कैपेसिटी क्या है पढ़ाई करने की, और आपकी एवरेज कैपेसिटी भी मोर देन एवरेज जो बंदे होते हैं उनसे ज्यादा अच्छी थी आपके पढ़ाई की। पता नहीं, हो सकता है, कह सकते हैं जी। मैंने ये बात इसलिए जोड़ी क्योंकि क्या है कि पढ़ाई में मुझे कभी ज़्यादा नंबर नहीं मिले, तो मुझे लगा आप बिना मन के पढ़ के आप 75-76% ला रहे हैं, और मैं मन के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरे 65-66% आ रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका मन तो जिस चीज़ में है, लेकिन कोशिश आपकी कैसे हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप बिना मन के पढ़ाई करते थे, लेकिन आपकी कोशिश और पढ़ाई हमेशा सही डायरेक्शन में होती थी, इसलिए आपके 75-76% आते थे। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ इंटरव्यू के बीच में, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी किसी के एग्जाम शुरू हो रहे होंगे या एग्जाम होने वाले होंगे, तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं और आपके और मेरे परसेंटेज समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ाई की तरफ आगे जाना। बहरहाल ठीक है, हम आपके अभिनय की बात करते हैं। फिर जब आप बचपन में थे, जब आपका शुरू से ही मन था और इंजीनियरिंग फिर आप छोड़ कर गए, लेकिन मुझे बताइए इतना डेयरिंग आपने किया कैसे? 3 साल आप गुजार चुके थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में और सिर्फ 1 साल बाकी था, 1 साल आप और कर लेते तो कम से कम डिग्री आपके हाथ में होती इंजीनियरिंग की। तो आपने कैसे डेयरिंग की और आपके घर वाले तैयार हो गए थे कि जब आपने कहा कि मुझे छोड़ना है और मुझे एक्टिंग के लिए जाना है? नहीं, एक्चुअली उस वक्त जहां तक मुझे याद है, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से कोई पॉइंट नहीं बनता था इंजीनियरिंग छोड़ के आप एक्टिंग में जाओ, तो घर पे भी यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। मैंने घर पे ये बताया कि मैं जिस काम को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, अभी डिग्री मिलने के बाद मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। और फिर मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तो शादी के कार्ड पे दूल्हे के
नाम के नीचे उसकी डिग्री का बहुत महत्व होता है। तो मैंने कहा अगर लोगों को दिखाने के लिए ही अगर डिग्री लेनी है तो फिर मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, और ये मेरा आर्गुमेंट था, और फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे 1-2 साल का आप समय दीजिए, हाँ, मुझे मुंबई जाने दीजिए। और मेरे पापा ने मुझे याद है एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था उस वक्त, कि मान लो अगर कल से तुम मुंबई में हो, अगर कल सुबह से तुम मुंबई में हो, तो ऐसा कौन सा काम तुम करोगे जिससे तुम एक्टर बनोगे? हाँ, हमें एक प्रोसेस समझाओ, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई भी मुंबई में नहीं था। जी, तो मैंने उनको बोला कि जैसे इंजीनियरिंग में आप हुँ, डिग्री कंप्लीट करते हो, कैंपस इंटरव्यू देते हो, उसके बाद आपको जॉब लग जाती है। हाँ, तो वैसे एक्टिंग में एक्टिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसके बाद आप ऑडिशंस देते हो और आपको फिल्म मिल जाती है। हाँ, तो ये मेरा एक बेसिक सा उनको तरीका था समझाने का, और मेरे पापा ने सपोर्ट किया। मुझे छोड़ने के लिए मुंबई आए, हुँ, फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया। उसके बाद से मुझे लगता है 1 साल में तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे 3 साल लगे अपनी पहली फिल्म पाने में, हुँ। मुंबई में। और वो एक लंबा स्ट्रगल तो था। ये 3 साल आप वहाँ क्या करते रहे इस बीच 3 साल? कैसे आपने गुज़ारे? सर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में 8 महीने चले गए। उसके बाद में मुंबई इतना बड़ा, हाँ, इतनी बड़ी महानगरी है कि वहां पे आपको पता लगाना कि कौन सी जगह पे कौन से ऑडिशन होते हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ पर है, हाँ, इन्हीं सारी चीजों को पता करने में मेरे 6 महीने चले गए। और उसके हुँ, बाद वहां के लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना, उनसे रेगुलरली मिलना जुलना। हुँ, हालांकि दूसरे साल में ही एक चापेकर ब्रदर्स नाम की फिल्म थी, वो भी क्रांतिकारियों की ही थी। जी, ये इसी टीम की बनी हुई फिल्म है जिन्होंने गालिब बनाई हुई है, जी, जिन्होंने दीनदयाल बनाई हुई है। हुँ, तो उनके सेट्स पर मेरा आना जाना शुरू हो चुका था। मैं डायरेक्टर के साथ बैठता था, डायरेक्शन देखता था, असिस्टेंट डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो सेट का माहौल मेरे लिए बड़ा यूज टू हो चुका था। हाँ, और जैसे मैंने बताया कि खुदीराम बोस एक फिल्म ऑफर हुई, लेकिन किसी कारणवश मेरा रोल किसी और को चला गया उस हुँ, फिल्म में। ठीक, तो मैं उस टीम से जुड़ा रहा, लेकिन तीसरे साल आते आते उन्होंने मुझे कंसिडर किया। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन किया, हाँ, एक फोटोशूट किया, और उनको ऐसा लगा कि लंबा लड़का है, गोरा सा है, तो कश्मीरी यूथ इससे कनेक्ट करेंगे और वैसा लुक इसका आ रहा है। तो उस वजह से हाँ। मुझे गालिब फिल्म मिल गई। अच्छा 3 साल बड़ा लंबा सफ़र होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे भी कुछ दोस्त थे, जो मुंबई गए थे लेकिन 6 महीने तक कुछ काम नहीं मिला तो वापस आ गए वो। तो इस 3 साल में कभी आपको लगा नहीं जो आपका पहला ब्रेक मिला कि मुझे वापस चले जाना चाहिए? या आपने कभी सोचा कि यार मैं गलत जगह आ गया, मुझे इंजीनियरिंग नहीं छोड़नी थी, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मुझे कंटिन्यू कर लेना था, तो इन 3 सालों में कम से कम आज मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता और मेरी सैलरी कम से कम 50, 60, 70 हज़ार आराम से होती मेरी सैलरी। तो कभी ख़्याल नहीं आया ऐसा बीच में आपको? नहीं, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे जो इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स थे वो मुझे बहरहाल बीच-बीच में फ़ोन करके पूछते रहते थे कि भाई 1 साल हो गया, क्या कर हाँ, रहे हो? वापस आ जाओ, अभी तक एडमिशन तुमने निकाला नहीं है कॉलेज से, तो कोई हाँ, बात नहीं, वापस आ जाओ। और मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में 16-17 लड़कों की बैच थी। हाँ। तो मुझे याद है 16-17 में से 15 घर जा चुके थे 1 साल के भीतर। अच्छा। और वो सारे लोग फिर मुझसे पूछते रहते कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए इंडस्ट्री नहीं है। हुँ, और घर से हमेशा सपोर्ट ही रहा था। लेकिन मैंने घर से एक चीज बड़ी क्लियरली बोली हुई थी कि मैं टीवी सीरियल से शुरुआत नहीं करना चाहूंगा, हुँ, कि कोई एक टेलीविजन एक्टर का टैग मैं नहीं चाहता था कि मुझे जी, लगे। और मेरी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, मैं अपने आप से बहुत उम्मीद ज्यादा रखता था। मैं सोचता था कि शुरुआत होगी तो हिंदी फिल्म से होनी चाहिए। हुँ, तो जितने बड़े सपने उतना ज्यादा स्ट्रगल, उतना ज्यादा समय। बिल्कुल, तो इस वजह से मैंने घर वालों को बोला था कि प्लीज मुझे 1 साल में तो नहीं हो पाएगा, मुझे 3 साल का समय चाहिए। हुँ, और बीच-बीच में हताशा इस वजह से होती थी क्योंकि ऑडिशंस जाते थे, तो कोई मुझे मना नहीं करता था, कोई मुझे ये नहीं बोलता था कि आप अच्छा एक्टर नहीं हो या आपका लुक हुँ, अच्छा नहीं है। सब लोग अच्छा ही कहते थे, और फिर भी उसके बावजूद उनका कभी कॉल नहीं आता था। हाँ, तो तब ऐसा लगता था कि यहाँ तो फॉर्मल वर्ल्ड है, फॉर्मेलिटी के तौर पे और कोई बोल देता है वी विल लेट यू नो, हम आपको हुँ, बता देंगे, लेकिन कभी किसी का कॉल बैक आता नहीं था। तो उस वजह से ऐसा लगता था कि अगर मेरे अंदर किसी चीज की कमी है तो मुझे बताना चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर बिल्कुल, सकूं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छा यही निखिल, एक था। जो जो पहला ब्रेक था और आपने कहा लगभग तकरीबन 3 साल लग गए, तो पहला ब्रेक आपको कैसा मिला? पहला ब्रेक मेरे धीरज मिश्रा जी नाम के एक राइटर हैं, हुँ, जो अभी डायरेक्टर भी हैं, और जी, इन्होंने ये मेरी दोनों फिल्में लिखी हुई है, गालिब और दीनदयाल। हुँ, और कास्टिंग का काम भी वही संभालते हैं। हुँ, तो उनसे मैं काफी टच में था, क्योंकि चापेकर ब्रदर्स और मैं हुँ, खुदीराम बोस हूँ, ये दोनों फिल्में उन्हीं की थी। हाँ, उससे पहले वो एक और फिल्म बना चुके थे ओम पुरी जी के साथ में, जिसका नाम था जय जवान जय किसान। हुँ, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर बायोपिक थी। ठीक, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इनका फिल्म मेकिंग का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, हुँ, और ये फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर और पेट्रियोटिक फिल्में ज्यादा बनाते हैं। हुँ, और तो मैं उनके हमेशा टच में रहा। और हुँ, सर ने मुझे कभी भी खुल के ये नहीं बताया कि मैं तुमको रोल देने वाला हूँ, कभी मुझे कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया। वो मुझे हाँ, हमेशा कहते थे कि तुम बाहर कोशिश करते रहो, और सिर्फ मुझे एक फोटो शूट करके दे देना अपना। तो मैंने एक फोटो शूट करके उनको दिया था। और फिर मुझे
मिड डे न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही पता चला था कि मुझे ये फिल्म मिली है। वो मेरे लिए अच्छा बहुत बड़ा सरप्राइज अच्छा, था। आपके पास फोन नहीं आया था, पहले आर्टिकल छप गया था? पहले आर्टिकल छप गया, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास पहले खबर नहीं आई, पहले पहले न्यूज़ में छप गई उसके। अच्छा, फिर जब आपने न्यूज़ देखा होगा तो फिर आपने फ़ोन तो किया होगा कि आपने मुझे बताया नहीं, और खबर छप गई, आपको कंफर्म है कि मैं ये रोल कर रहा हूँ या फिर मैं करूँगा ही? बिल्कुल, क्योंकि एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर घर पे आता था उस समय, आया, हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार करण जौहर, आमिर खान और आलिया भट्ट के आसपास तुम्हारी न्यूज़ लगी हुई है। तो मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने हाँ, वो न्यूज़ देखी, फिर मैंने तुरंत सर को कॉल किया, मैंने कहा ये न्यूज़ आपने दी हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं तुरंत उनसे मिलने गया, उनके पैर छुए, मिठाई दी, हाँ। और मैंने उनको बोला ये आप बड़ा बहुत अच्छा खेल गए मेरे साथ। आपने मुझे अगर बताया होता तो मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होता इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यही तरीका है मेरा काम करने का। और इनफैक्ट मेरी सेकंड फिल्म दीनदयाल युग पुरुष के वक्त भी उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया। अच्छा, उस दिन खबर था, मैं छप गई अपने थी और खबर आपको बाद में लगी। बाद में मिली। उन्होंने फेसबुक पर पहले ही अनाउंस कर दिया था कि निखिल पितले के अच्छा जन्मदिन अच्छा, पर अक्सर दीनदयाल अक्सर ये विद्यालय कहा लगा है। जाता है कि इंसिडेंट होने के बाद ही खबर छपती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर आपके साथ इंसिडेंट होने से पहले खबर छप जाती है। आपको रोल कोई कर रहे होते हैं या आपको मिला होता है, आपको पता नहीं होता है, और पहले उसकी खबर छप जाती है कि निखिल ये रोल कर रहा है। अच्छा, जो ये पहली जो फिल्म आपने की थी, भगत सिंह का आपने किरदार निभाया था, लीजेंड क्रांतिकारी हैं हमारे, तो उनके लिए क्या खास आपने तैयारी की थी, और उनका कोई संवाद जरूर सुनना चाहेंगे जो आपने फिल्म में उस वक्त बोला था? नहीं, भगत सिंह जी का जो रोल मैंने किया था वो कहानीवीर क्रांतिकारियों के सीरियल में एक कैरेक्टर था। जी। और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर भी एक फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई है कुछ हाँ। महीने पहले। तो उसमें भी मुझे सेम कैरेक्टर ऑफर किया गया था, लेकिन अच्छा। उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से वो फिल्म में कर नहीं पाया। ठीक। लेकिन मैंने भगत सिंह का कैरेक्टर जो सीरियल में किया, हाँ। उसकी प्रिपरेशन यूं हुई कि क्योंकि पहले से ही हम बचपन से इन सब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमारे लिए तो ये सुपर हीरो से कम नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी गूगल से जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो मिली। दूसरी चीज, वो पंजाब से थे, तो एक पंजाबी एक्सेंट मुझे चाहिए था। काफी लोग ये सोच रहे थे उस समय कि भगत सिंह लंबे चौड़े हट्टे कट्टे वैसे टाइप के इंसान होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी बिल्कुल है। तो बिल्कुल। उस वजह से लंबे चौड़ा और उनका जो कद काठी था वो वैसा नहीं था कि जैसे लोग इमेजिन करते। तो मुझे भगत सिंह जी का जब रोल मिला तो मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि मैं अब लोगों को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मेरे जैसा दिखने वाला इंसान भी भगत सिंह जी का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। बिल्कुल। बाकी फिर गेटअप, लुक और टर्बन और बाकी सारी चीजों के साथ जब डायलॉग्स मिल जाते तो अपने आप इंसान के अंदर वो ऊर्जा भर जाती है, और बिल्कुल अपने सही आप कहा ही आपने। इंसान एनर्जाइज्ड होता है कैरेक्टर प्ले करने के लिए। जी। तो कोई संवाद जरूर सुनना चाहेंगे आपसे हम इस टीवी सीरियल का? टीवी सीरियल का देखिए ये था कि भगत सिंह जी को जब चंद्रशेखर आजाद जी मिलते हैं पहली बार, तो उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी ने सिर्फ उनके कारनामे सुने होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे घर पे आइए। तो भगत सिंह जी सुखदेव और राजगुरु ये तीनों उनसे मिलने जाते हैं, और वहां पे वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग काम कर पाओगे, तुम लोग तो बच्चे हो। तो उस वक्त तो कहते हैं कि आजाद जी आप हमको एक मौका देकर तो देखिए, ये भगत सिंह जान लगा देगा, पंजाब दी शान है, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो एक लाइन मुझे याद है कि ये एक जो डायलॉग था वहां पर, वो बहुत ही गुस्से के साथ आजाद जी को कन्विंस करते हुए बोलते हैं कि आप हमें कम मत समझो, आप हमारी उम्र पे मत जाइए, और मैं सिर्फ भगत सिंह नहीं हूँ, तो मैं एक पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, तो इस पगड़ी की शान में कभी भी झुकने नहीं दूंगा, और देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं दीपक चिखालिया जी के साथ भी आपने अभिनय किया है। जो फिल्म आपकी गालिब है उसमें आपने मुख्य किरदार निभाया, आपने गालिब का आपने किरदार निभाया है। और दीपिका जी को तो आप बहुत समय से आप देख ही रहे होंगे। अभी लॉकडाउन के समय जो रामायण फिर से उस वक्त प्रसारित हुआ था। अच्छा, लॉकडाउन के पहले इसकी शूट हो गई थी या उसके बाद इसकी शूट हुई है, ये भी जानना चाहूंगा। शूटिंग लॉकडाउन से पहले हो चुकी थी। लॉकडाउन से पहले शूट हो चुकी थी, ठीक है। तो आपने दीपिका जी के साथ पहले काम कर लिया, तो उसके बाद रामायण फिर से जब प्रसारित हुआ लॉकडाउन के समय में, लेकिन आपने रामायण में, आपने भले शायद आपके समय में दोबारा उस वक्त टीवी में टेलीकास्ट नहीं हुआ हो, लेकिन आपने यूट्यूब में या फेसबुक में या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने ज़रूर रामायण के बहुत सारे अंश आपने देखे होंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस था दीपिका जी के साथ काम करने का, और इस फिल्म का एक्सपीरियंस भी बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस था इस फिल्म का आपका? दीपिका जी का हमने सिर्फ नाम ही सुना हुआ था, जैसे कि आपने बोला। हाँ, क्योंकि 80s और 90s के दशक बिल्कुल, इसलिए मैंने वही जिक्र किया, शायद आपने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने कुछ क्लिपिंग देखी हो रामायण की, और लॉकडाउन के समय तो दोबारा रिलीज हुई थी, दोबारा टेलीकास्ट हुआ था ये रामायण जी। तो दीपिका जी से मैं फर्स्ट टाइम मिला उनके घर पे स्क्रिप्ट नरेशन के तौर पे, और एक किसी भी सेलिब्रिटी को मिलने से पहले एक अंदर जो एंजाइटी होती है कि कैसा रहेगा, बिल्कुल, वो मुझे इस फिल्म में एज ए लीड कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, क्योंकि उनका नाम था और वो बड़े आसानी से कह सकती थी कि किसी फेमस टेलीविजन एक्टर को आप रखिए इस कैरेक्टर में, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं बोला। मैं उनसे मिला, बहुत ही इजी गोइंग थी, और डे वन से ही मुझे लगता है इतना ज्यादा सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, मुझे कैरेक्टर कैसे समझना चाहिए, एक्टिंग में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट लेवल से लेकर पर्सनल लेवल तक काफी सपोर्ट किया उन्होंने। और उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था, आप इंसान को बिहाइंड द कैमरा जब मिलते हो तब वो बड़े इजी गोइंग और कैजुअल होते हैं, और कैमरे के सामने एक अलग पर्सनालिटी मैंने देखी, एक स्प्लिट पर्सनालिटी की ताकत उनके पास है कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर है। जैसे ही कैमरा ऑन हो जाएगा, अभी आपके साथ हंस खेल के बातें कर रहे हैं, कैमरा ऑन होते ही तुरंत तक से आंखों से आंसू निकलते हैं और एक्टिंग शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की एक्सपीरियंस मुझे मिला, और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे एज एन एक्टर भी। अच्छा, जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो इसमें कुछ आतंकवादियों का भी सीन था, और आप कश्मीर में शायद इसका शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ आर्मी वाले थे, उनको ऐसा लग रहा था शायद कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, तो वो कुछ कश्मकश में थे, और क्या कश्मकश थे एग्जैक्टली, थोड़ा जानना चाहेंगे शूटिंग के समय। मैं आपकी रिसर्च टीम को सलाम करता हूँ कि आपने एकदम अंदर के एनेक्डोट्स निकाले। बिल्कुल, कभी कभी निकालना पड़ता है अंदर की खबरें। बहुत अच्छे सर। तो एक्चुअली किस्सा ऐसा हुआ था, ये बहुत मजेदार किस्सा है। कि जय घाटी नाम की एक वैली है कश्मीर में, जो मुझे याद है कि 2000 या 2500 फीट की ऊंचाई पर है। तो 4 घंटे ऊपर जाने में लगते थे, 4 घंटे नीचे आने में। तो नीचे से ही फोन वगैरह चार्ज करके ले जाते थे, और ऊपर तो नेटवर्क नहीं होता था। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे झरना बह रहा है, नदी है, बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है वहाँ पर, और भयानक भी उतना ही है क्योंकि वहाँ पे भालू भी स्पॉट होते हैं। और आर्मी का एक कैंटोनमेंट था ऊपर, आर्मी की एक टुकड़ी ऊपर हमेशा रहती थी पहाड़ के ऊपर। और मैं देख रहा था कि ऊपर काफी हलचल मची हुई है, मतलब 1-2 आर्मी के जवान दिखते थे, लेकिन उस दिन 20-25 दिखने लगे। तो सारे क्रू का भी ध्यान ऊपर जा रहा था, और फिर थोड़ी देर में तो कुछ आर्मी के ऑफिसर्स नीचे आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। हमने कहा हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है, और जबकि हम शूटिंग करते हैं प्रॉपर लीगल परमिशंस के साथ। तो वहाँ के एसपी हमारे साथ थे, तो उन्होंने सारी चीजें उनको दिखाई, बट उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे आप शूट कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आतंकवादी जैसे लोग दिख रहे हैं आपके यहाँ पे, तो जब तक आपका शूटिंग चलता रहेगा हम यहाँ पर ध्यान देंगे। और आप में से एक आतंकवादी का जो कैरेक्टर है वो हूबहू उससे मिलता है जो मोस्ट वांटेड है इस समय। अच्छा। और फिर उन्होंने हमको तस्वीर दिखाई तो हम चौंक गए कि यार ये सच में उसी तरह का दिख रहा है। तो अच्छा हुआ मैंने कहा सर आप नीचे आके हमसे आपने बात कर ली, वरना ऊपर से गोली चल जाती। नहीं, गोली से याद आया कि शायद ऐसी भी कुछ खबर थी कि जहां पर शूट कर रहे थे कुछ दिन पहले वहां पर एनकाउंटर हुआ ही था आतंकवादियों का। यस बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने शूट खत्म होने के बाद मुझे बड़ा फैसिनेशन होता है कि लोकलाइट से और रीजनल लोगों से बातचीत करने का। तो मैंने उनसे पूछा कि सचमुच ऐसा कुछ होता है या दिस इज अ प्रोटोकॉल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हाल ही में 7-8 दिन पहले ही हमने 2 आतंकवादियों को इसी एरिया में मार गिराया है। चले अच्छा वो आगे बात करें तो आपने सही कहा, ऊपर से गोली चल जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि आप लोग के पास वो नकली बंदूक तो रहती होगी। अच्छा, जाते जाते हमें पता चला आप कभी कभी गुनगुनाते भी हैं। जाते जाते एक गाना आप गुनगुना दीजिए, समय कम है, मुश्किल से 15-20 सेकंड का समय हमारे पास, तो कोई गाना आपको मनपसंद गाना गुनगुना दीजिए आप। सर कल होना हो फिल्म का गाना जो प्लीज वो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं हमेशा वही गाता हूँ। हाँ। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई निखिल जी आप बहुत अच्छा गाना गाते भी हैं, आप एक्टर तो हैं, आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं निखिल जी। समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता निखिल पितले से। अगला बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।